ये जो हमारा लेक्चर है फाइनल अकाउंट्स सॉरी कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। बीपीए सेकंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर के लिए, ठीक है। दोनों का सेम है, सिलेबस है। जो वेरिफिकेशन होंगी मैं बता दूंगी आपको आगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो बेटा पहले हमारा एक्ट चलता था कंपनीज एक्ट 1956, पता है आप लोगों को, पता होगा ना, कंपनी का पढ़ा होगा सबने। अब आपका एक्ट चलता है 2013, ठीक है। तो 1956 में जो आपका फाइनल अकाउंट था, ठीक है। क्या होता है फाइनल अकाउंट, मैंने बताओ, जब हम बुक्स को फाइनल करते हैं, लास्ट जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन पे पहुंच जाते हैं, अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी हर साल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दैट मींस बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वो बेटा आपका क्या कहलाता है, फाइनल अकाउंट्स कहलाता है ना। तो बेटा यही होता है आपका फाइनल अकाउंट। आप अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट 1956 की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका था वो शेड्यूल 3 में, ठीक है। किसमें आता था वो, शेड्यूल 3 में। बट अब जो फाइनल अकाउंट्स है कंपनी अकाउंट, वो है फाइनल अकाउंट है कंपनी अकाउंट्स का, जब आप कह सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 का, वो आता है बेटा आपके शेड्यूल 6 के अंदर। किसका आता है, शेड्यूल 6 के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। 1950 पहले हम लोग बात करते थे अगर फाइनल अकाउंट की, तो पीएनएल और बैलेंस शीट में सब चीजें खत्म हो जाती थी, यही होता था ना, पीएनएल एंड बैलेंस शीट और चीजें खत्म हो जाती थी फाइनल अकाउंट। बट कंपनीज एक्ट इसमें 2013 ने एक चीज इसके साथ और जोड़ दी है, क्या, कैश फ्लो। तो फाइनल अकाउंट आपको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 चीजें बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज योर पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द अदर वन इज आपका बैलेंस शीट, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस वाले फाइनल अकाउंट के लिए आपको क्या बनाने की जरूरत है बेटा, 3 चीजें बनाने की जरूरत है, ठीक है। आइए देखिए बढ़ते हैं। The Companies Act 2013 Act of New Act brought many changes which directly impact the preparation of financial statement. बहुत सारे चेंजेस करे हैं डायरेक्ट सीधे जो इम्पैक्ट डालते हैं आपके फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन, फाइनल स्टेटमेंट प्रिपरेशन में। एंड रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग द न्यू डेफिनेशंस एंड प्रोविजन रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी, ठीक है। नए डेफिनेशंस और प्रोविजंस डाले हैं आपके डिस्क्लोजर से रिलेटेड जितने भी हैं आपके, डिपॉजिट्स हो गए, इंटरकॉर्पोरेट लोन्स हो गए, डिविडेंड्स वगैरह, इन सब के रिगार्डिंग चेंजेस किए गए हैं। The changes trust huge responsibility on the CEO, MD and the WTD CFO independent directors to ensure their compliances. Changes in the new act have also increased the accountability and duties of the auditor, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस किए गए हैं इसमें आपका ऑडिटर की ड्यूटी और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑप्शन आ गया है। To ensure their independence and accountability, new act imposes restrictions of providing services, huge penalties, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडिंग में या ह्यूज पेनल्टीज में सब चीजों में क्या लगाया है, नए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। This article aims to give the coverage matters which require special attention by preparing the financial statements on the profit of the leaders, ठीक है। देखिए ओल्ड एक्ट के प्रोविजन पढ़ाए हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है, आप प्रोविजन पढ़ने की, न्यू एक्ट की, ठीक है। तो ये आपका किससे डील करता है बेटा, न्यू एक्ट से डील करता है। डेफिनेशन एंड सच एज फाइनेंशियल ईयर, किस किस की डेफिनेशन आपको पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एसोसिएट कंपनी की, ठीक है। तो न्यू जो भी डायमेंशन है, जो कॉम्प्लायंसेस है, जो भी डेफिनेशन चेंज की गई है, वो सब आपको मगअप करनी है, ओके स्टूडेंट्स। Next आपका definition which impact. Let us first examine new definition as understanding of these is relevant for preparation of financial statement. सबसे पहले वो definition पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके financial statement के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, फाइनेंशियल उसमें क्या क्या आता है स्टेटमेंट में या फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है फाइनल अकाउंट बताने की। देखिए इन द ओल्ड एक्ट की बात कर रहा है, तो बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट हैव नॉट बीन डिफाइंड। वो कह रहा है जो बैलेंस शीट थी और पीएनएल अकाउंट थी वो डिफाइन नहीं की जाती थी, है ना। लेकिन अब की जो बैलेंस शीट और पीएनएल बने हैं वो डिफाइन किए जाते हैं,
एक एक चीज उनकी डिफाइन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यू एक्ट डिफाइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंक्लूड बैलेंस शीट, ठीक है। न्यू एक्ट ने डिफाइन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैलेंस शीट इंक्लूड करने के लिए करनी है, आपको P&L इंक्लूड करना है और एक क्या करना है, कैश फ्लो। Only listed companies are required to prepare the cash flow, but now with the new definition, even private company will be required to prepare the cash flow statement, ठीक है। पहले क्या था, रिस्ट्रिक्शन थी, सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी होती थी, ठीक है। बट नए जो प्रोविजन आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक प्राइवेट कंपनी भी हैं तब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देनी ही देनी है, ठीक है। और डिफाइन करना है अपनी बैलेंस शीट और P&L को, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल बनती थी ना आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज एसेट दिखा देते थे पर्टिकुलर, सॉरी लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब सारा कुछ सारा वर्टिकल बनते हैं, सीधी बनती है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की। इट इज एप्ट टू स्टार्ट विद न्यू डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज इट assumes significance from the point of view of preparation of financial statement. Section 241 defines the financial year. The following points are to be noted from this definition. तो क्या क्या पॉइंट्स है देख लीजिए। Any company or body corporate has to end its financial year on 31st March every year. हर कंपनी को, हर बॉडी कॉर्पोरेट को अपने फाइनेंशियल ईयर को एंड करना है 31st मार्च पे। तो एंड 31st मार्च कर रहे हैं अगर हम लोग, तो उससे पहले के 12 महीने लगा लो आप स्टार्टिंग के, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आप कोई भी कंपनी कह सकते कि हम जनवरी से दिसंबर तक अकाउंट बना रहे हैं। सभी को कहां से कहां तक के अकाउंट बनाने हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31st March तक के। If a company or body corporate has been incorporated on or after 1st day of January, ठीक है, अगर वो 1st day of January से भी incorporate हुए हैं, मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तब भी वो क्लोजिंग कब की करेंगे, 31st मार्च की। सिर्फ 3 महीनों का बिजनेस दिखाएंगे, ठीक है। In such case, financial year can end on 31st March of the following year. In other words, it can consist of 15 months in case it is incorporated on the 1st of January and 14 months if incorporated in the February of 13 March, incorporated on March, ठीक है। तो आपके दो केस बन सकते हैं आपके पास, ठीक है, कि एक तो आपने जिस साल जनवरी में स्टार्ट किया है उसी साल मार्च में क्लोजिंग करते हो और 3 महीने का बिजनेस दिखाएं, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन आपका साल के बीच में हुआ था या जनवरी से हुआ था, ये हो सकता है ना। बट और एक केस और भी हो सकता है कि आप उस वाले मार्च में क्लोजिंग करेंगे ना कि आपका नया बिजनेस है और आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर बहुत कम प्रॉफिट्स हैं, आपके इंक्वायरी बैठ सकती है। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पूरे 15 महीने की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए और फिर 3 महीने ये वाले और 12 महीने नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के आपके पूरे 15 महीने की क्लोजिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 2 केस है आपके पास। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Let me see, wait a minute students. चलिए, now here it is. In the case of a company or body corporate which is holding or subsidiary of a company incorporated outside India, तो देखिए अगर कोई कंपनी ऐसी है जो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है और इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है एंड दैट कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, कंसोलिडेशन के लिए डिफरेंट अकाउंट, अपना डेट ऑफ अकाउंट आपकी कंसोलिडेशन की डिफरेंट है। Where it is? So the such company or body corporate with the permission of tribunal can have a different period as this financial year, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, और अपना जो आपका जो सब्सिडरी का या होल्डिंग का जो कंसोलिडेट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ आना चाहिए कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। देखिए बच्चे, एक कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है या फिर आप, चलिए मैं बता ही देती हूँ, ठीक है, और किसी को कोई और डेफिनेशन पता हो अगर होल्डिंग और सब्सिडरी की तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, सुन लीजिए क्या होता है आपका होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। बेटा अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है और दूसरी कंपनी क्या करती है, उसको मर्ज कर लेती है अपने साथ,
ठीक है, या फिर उसकी 51% से ज्यादा का शेयर अपने परचेज कर लेती है, तो जो कंपनी अब 50% परचेज कर लेती है दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी। कौन सी होती है वो? होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के परचेज करती है दैट कंपनी इज कॉल्ड अ सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी होती है बेटा? सब्सिडियरी कंपनी होती है। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी को आप लोग पेरेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा, सब्सिडियरी जो कंपनी है आपका होल्डिंग कंपनी का ही पार्ट बन गई है, क्योंकि होल्डिंग में उसके शेयर ले लिए, परचेज कर लिए 51% से ज्यादा। तो जब बेटा बैलेंस शीट प्रिपरेशन का टाइम आता है तो इन दोनों की मिलाकर एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्या की जाती है? मिलाकर एक ही बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसको कहते हैं हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, मर्ज बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो आपका क्या होता है? होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी भी कहलाती है, और उनकी बैलेंस शीट क्या होती है? कंसोलिडेशन बैलेंस शीट होती है। तो बेटा वो ये केस बता रहा है आपको कि अगर होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी है और आउटसाइड इंडिया है वो कंपनी, ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया के लिए तो रूल्स अप्लाई है कि 31 मार्च को क्लोजिंग करनी है। आउटसाइड इंडिया में भी कोई रोल बोलो, ठीक है, बोलो किस और डेट को क्लोजिंग करते हो, तो अगर इनकी मतलब क्लोजिंग की डेट में गैप है तो आप नहीं बता सकते हैं। अगर आपने मतलब अकॉर्डिंग टू इंडिया एक कंपनी तो इंडिया में होगी होगी ना, तो बेटा इसके लिए आपको ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, बस इतना से टॉपिक्स में बताया था इन्होंने कि आपको ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नॉट फॉलोइंग 31 मार्च एंडिंग इन फाइनेंशियल ईयर कैन स्विच टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ईयर विद अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कोई भी कंपनी अगर ऐसी है जो अपने फाइनेंशियल ईयर को 31 मार्च पे एंड नहीं कर रही है, अगर आप ऐसी कंपनी हैं जो 31 मार्च पे एंड नहीं कर रही हैं, तो आपको एक्ट के कमेंसमेंट के, जब से आपका एक्ट लगना स्टार्ट हुआ है 13, उसके कमेंसमेंट के विद इन 2 ईयर अपना इस तरफ से सेटअप कर लेना है कि आपकी क्लोजिंग क्या बढ़ जाए बेटा? 31 मार्च। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये फाइनेंशियल ईयर की बात की थी हमने, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, वी आल्सो नीड टू एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो अ न्यू डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी न्यू है आपकी, मैंने आपको बताया था अभी। पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता था उसमें बस बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट्स होते थे, ठीक है, और उसकी कोई डिफाइन उन्हें या बैलेंस शीट और पीएनएल की जितनी भी टर्म्स उन्हें डिफाइन नहीं किया जाता था। नाउ दिस इज चेंज। ठीक है, और आपको अब एक तो बैलेंस शीट पीएनएल के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है और उन्हें प्रॉपर्ली डिफाइन भी करना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिखा है तो आपको बताने हैं कि इसमें कौन कौन से लोन्स हैं और आपके लोन्स हैं या फिर कितने डिवेंचर हैं, ठीक है, कितना उनको इंटरेस्ट, सब चीजें डिफाइन करनी है, एक एक चीज लिख कर बतानी है। ठीक है, चलिए एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी को बनानी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट इंक्लूड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ कंपनी कैरिंग एन एक्टिविटी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप एनपीओ है, एज एन एनपीओ काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट भी, आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है अदर देन पीएनएल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो वो डील ही नहीं करती है। ठीक है, इसमें भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, यू डोंट नो द व्हाट इज द एनपीओ, यू कैन रेज अ क्वेश्चन टू द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एक स्टेटमेंट आपको क्या देनी पड़ती है? अगर आप अपने इक्विटी में चेंजेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको एक स्टेटमेंट देनी है। इफ एप्लीकेबल एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ और डॉक्यूमेंट रेफर टू द अबव। अगर कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, वो अनेक्शर आपको साथ लगाना है, कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि देना बहुत जरूरी है मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साउंड शो करने के लिए, तो वो सब चीजें बनानी आपको जरूरी है एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट चलिए जी, थर्ड कॉन्सेप्ट इज 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी और डोमेन कंपनी। एक बात बताइए जरा मुझे, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोमिनेंट, डोमिनेंट है, नो सॉरी, डोमेन कंपनी है।
ठीक है, मुझे डिफरेंस चाहिए इन कंपनीज में, ठीक है। कंपनी लॉ में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, 1% कंपनी पढ़ा होगा, स्मॉल कंपनी पढ़ा होगा, डोमेंट कंपनी पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे इन तीनों में डिफरेंस चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, चाहे मुझे कॉल करके बताइए, जिस दिन ये लेक्चर आप लोग देखेंगे उस दिन मुझे डिफरेंस बता दीजिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए फिलहाल मैं आपको पढ़ाती हूँ आगे। तो कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं, कंपनी लॉ में आप लोगों ने ये सब चीजें स्टार्टिंग में पढ़ ली होंगी काइंड्स ऑफ कंपनी में। तो ये बेटा जो तीनों कंपनी होती है दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, ओह माय गॉड, वेयर इट इज, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, या हियर इट इज, the 1% company, small company and dormant company are exempted from requirement of including the cash flow statement in the financial statement। तो OPC स्मॉल कंपनी और डोमेंट कंपनी है, ठीक है बेटा, ये एक्सक्लूड है या इनको एग्जेम्पशन मिलती है कि ये लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट और P&L इज सफिशिएंट फॉर दैट, ओके। चलिए implication about new definition, क्या क्या implication हुई है। One obvious advantage is that the financial year ending 31st March will suit computation to be made to meet requirement under income tax act, ठीक है। और 31 मार्च की जो भी हमने एंडिंग करी है वो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने तो कभी भी फाइनेंशियल ईयर को चेंज ही नहीं किया है, असेसमेंट ईयर को या प्रीवियस ईयर को कभी चेंज ही नहीं किया है। उसने हमेशा कैलकुलेशन आपकी कहाँ से कहाँ तक करी है बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की करी है। तो ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि इस तरह के चेंजेस हो गए, जिससे कि इनकम टैक्स को भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है टैक्स कैलकुलेट करने में। ये फिर ऊपर नीचे हो गया क्या? चलिए ओके। However, it will put to stress the director who are members of the audit committee and other directors who have to attend the meeting on the adoption accounts and auditors who have the plan to completion of audit companies which they accept. The inclusion of cash flow along with balance sheet P&L of companies is a new requirement, ठीक है। कैश फ्लो लेना एक नई रिक्वायरमेंट है P&L और बैलेंस शीट के साथ। Earlier only listed company under the listing agreement clause number 32 are required to prepare the cash flow statement। पहले ऐसा था, कुछ कंपनीज को लिस्ट कर दिया गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े आप लोगों ने, ASC में ICAI ने किया था कि कुछ कंपनीज को लिस्ट कर दिया गया था, सिर्फ उस कंपनी की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती थी, ठीक है। बट अब सिर्फ 3 कंपनियों को छोड़ के, दैट इज OPC, दैट इज 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोमेंट कंपनी को, 3 तरह की कंपनीज को छोड़कर आपका बाकी कंपनी, सभी कंपनीज के लिए क्या कर दिया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका क्या कर दिया गया है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मतलब कंपल्शन में कर दिया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी इसके बिना कंप्लीट होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी। मैंने अभी आपको बता दिया है क्या क्या होती है, फिर भी पढ़ लीजिए। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी विद सच कंपनी आर सब्सिडियरी कंपनी। वो कंपनी होती है होल्डिंग जिसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी हो, सब्सिडियरी वो होती है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी हो। इसमें तो सिंपल सी डेफिनेशन दिया है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। जो मैंने आपको बताया है वो प्लीज याद रखिएगा, ओके। चलिए ये देखिए यहाँ दिया है that holding company more than 50% of the nominal value of equity will make the subsidiary company, ठीक है। 50% से ज्यादा, 50% नहीं 50% से हमेशा ज्यादा की जब होल्डिंग आप लोग शेयर कैपिटल में जब वो कर लेंगे, अपना परचेज कर लेंगे इससे ज्यादा के शेयर, तो आप कौन बन जाएंगे उस कंपनी के, होल्डिंग कंपनी बन जाएंगे या पेरेंट कंपनी कहलाएंगे, और वो कंपनी क्या बन जाएगी, आपकी सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी, ओके। चलिए कहाँ जाता है बार बार, चलिए नेक्स्ट आपका एसोसिएट कंपनी। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच दैट कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर कंपनी। द purport of significant influence has been clarified in the explanation of control at least। देखिए जब एक कंपनी का किसी कंपनी पे कंट्रोल होता है, जरूरी नहीं है वो
50% से ज्यादा का हो। जब 50% से ज्यादा का होगा तो होल्डिंग सब्सिडी बन जाएगी। लेकिन इतने का शेयर ना होते हुए भी किसी कंपनी का उस कंपनी पे कंट्रोल है, मतलब आपने 50% से कम ही चाहे शेयर कम परचेज कर रखे हो, तो वो जो कंपनी होती है बेटा आपके बिहाफ पे तो काम कर रही होती है, तो वो कंपनी क्या कहलाती है, आपकी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बुक पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, पढ़ लीजिएगा डेफिनेशंस, पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी दिक्कत हो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो मैंने आपसे मांगी है, जो क्लैरिफिकेशन मांगी है, अगर आप बता पाए तो बताइएगा, नहीं भी बता पाए तो आप क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी जरूर, वो आपके लॉ में भी काम आएगा और कंपनी अकाउंट्स में भी काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।